चलो बच्चों, अब हम इसमें परिभाषाएं पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले कौन सी है? इकाई। इकाई का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ इकाई से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से है जिसका एक निश्चित अस्तित्व है। व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान किए गए व्यावसायिक उद्यम से है, जैसे सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसीएल आदि। एक लेखांकन प्रणाली को सदा विशिष्ट व्यावसायिक अस्तित्व के लिए तैयार किया जाता है। इसे लेखांकन इकाई भी कहते हैं। इकाई तो समझ में आ गया होगा, जैसे ये यूनिट वगैरह, ये यूनिट बोल रहे हैं कि एंटिटी वगैरह जो है, ठीक है ना। लेन देन का देखिए, लेन देन क्या है? दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है, लेन देन कहलाता है। जैसे कि किसी वस्तु का खरीदना बेचना, ठीक है ना। यहाँ माल का क्रय, धन की प्राप्ति, लेनदार को भुगतान, व्यय आदि हो सकते हैं। यह एक नकद अथवा उधार सौदा हो सकता है, ठीक है। परिसंपत्तियाँ देखिए, यहाँ संपत्तियाँ मतलब एसेट्स, ठीक है। यह किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जाता है। परिसंपत्तियों का मूल्य होता है तथा इनका व्यवसाय के परिचालन में उपयोग किया जाता है। किसी भी बिजनेस को चलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, तो उसके लिए भी हमें एसेट्स चाहिए होंगी, ठीक है ना। बिजनेस चलाने के लिए एसेट्स तो चाहिए होती हैं ना। उदाहरण के लिए सुपर बाजार के पास ट्रकों का बेड़ा है जिसका उपयोग वह खाद्य पदार्थों की सुपुर्दगी के लिए करता है। जैसे कि किसी अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उसके लिए संपत्ति क्या हो गई? आपके ट्रक वगैरह, ठीक है ना। ट्रक इस प्रकार से उद्यम को आर्थिक लाभ पहुंचाते रहे हैं, ठीक है। इसे सुपर बाजार के तुलन पत्र की परिसंपत्ति की ओर दर्शाया जाएगा। इसका मतलब ये बैलेंस शीट में जब हम बनाएंगे एसेट्स में, तो एसेट्स की तरफ ये जो ट्रक वगैरह हैं इनको कहाँ दिखाया जाएगा? एसेट्स में, एसेट्स की साइड में, ठीक है। परिसंपत्तियों को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है, स्थायी परिसंपत्तियाँ और चालू परिसंपत्तियाँ। बच्चों, स्थायी परिसंपत्तियाँ कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स को। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है जो कि जिसका हम लेन देन जो है वो साल में बार बार नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि मशीन खरीदी कोई, तो आप किसी बिजनेस में अगर मशीन खरीदेंगे, मैं मशीन का बिजनेस को नहीं बोल रही हूँ, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सपोज़ उसने मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी वस्तु का मतलब उत्पादन करने के लिए उसने अगर कोई मशीन खरीदी है, तो वो उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स हो गई, ठीक है ना। यह परिसंपत्तियां हैं जिन्हें लंबी अवधि के लिए रखा जाता है, जो लंबी अवधि के लिए रहते हैं, ठीक है। जो लंबे समय तक के लिए रखी जाती हैं, जिनको बार बार खरीदा बेचा नहीं जाता है, उनको हम फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि भूमि हो गई, भवन हो गया, कोई ज़मीन खरीदी है या कोई भवन खरीदा है, कोई बिल्डिंग खरीदी जिसमें आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, ठीक है। मशीनरी हो गई, संयंत्र लिखा है, टूल्स हो गए, कोई फर्नीचर हो गया आदि। इन परिसंपत्तियों को व्यवसाय के साधारण प्रचालन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चालू परिसंपत्तियां कौन सी हैं? ये वे परिसंपत्तियां हैं जिन्हें अल्पावधि के लिए रखा जाता है। जैसे कि देनदार, जो लोग आपको पैसा देंगे, ठीक है ना, जिनके ऊपर आप मतलब ये कह दो कि जैसे कि आपने किसी को उधार माल बेचा तो वो आपके देनदार हो गए, ठीक। तो वो क्या है? वो आपकी चालू परिसंपत्ति होंगे, मतलब कि जिनका एक साल के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो जाएगी, क्या वो आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। जैसे देनदार हो गए, प्राप्य बिल हो गए। प्राप्य बिल होता है कि जैसे आप किसी के ऊपर उधार माल बेचते हो किसी को, तो आप उसके ऊपर बिल लिख देते हो कि ये 3 महीने में आपको पैसे देगा, मतलब 3 महीने में आपको भुगतान करेगा, तो वो प्राप्य बिल होता है, ठीक है। स्टॉक, आपका सामान जो स्टॉक होता है, ठीक है, कच्चा माल वगैरह जो रखा रहता है जिससे आप आगे की प्रोसेसिंग करते हो, माल बनाते हो, वो स्टॉक जो बचता है, ठीक है। अस्थायी प्रतिभूतियाँ, ठीक है, कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। रोकड़ और बैंक शेष, कैश और बैंक बैलेंस जो होता है आपका, वो भी चालू परिसंपत्तियों में ही आता है। देयताएं देखिए क्या है? ये वे देनदारियां या ऋण हैं जिनका भुगतान व्यावसायिक इकाई ने भविष्य में किसी समय करना है। ये लेनदारों का फर्म की परिसंपत्ति पर दावे का प्रतिनिधित्व करती हैं। देयताएं होते हैं लाइबिलिटीज़, मतलब कि आपको देना है, आपको इनका कुछ पेमेंट करना है, आपकी कुछ ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना। मैं इंग्लिश में बोलूँ तो आपकी कुछ ऑब्लिगेशन है जो आपको पे करनी है अभी चाहे कुछ समय बाद, ठीक है ना।
ये लेनदारों को फर्म की परिसंपत्ति पर दावे का प्रतिनिधित्व करती हैं। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी ना कभी उसे धन उधार लेने और उधार पर वस्तु खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए देखो, 25 मार्च 2005 को सुपर बाजार ने फास्ट फूड प्रोडक्ट्स कंपनी से 10,000 रुपये का उधार माल क्रय किया। यदि 31 मार्च 2005 को सुपर बाजार का तुलन पत्र तैयार किया जाए, मतलब ये बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स कंपनी को उसकी स्थिति विवरण के देयता पक्ष में लेनदार के रूप में दर्शाया जाएगा। ठीक है, सपोज आपने किसी से उधार माल लिया, आपने अपनी एक कंपनी खोल रखी है और आपने किसी से उधार माल लिया, तो आप जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है ना, तो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में उनका नाम दिखाएंगे, एज अ क्रेडिटर्स दिखाएंगे। ठीक है, ये आपके क्रेडिटर्स हो गए जिससे आपने उधार माल लिया है। ठीक है, यदि सुपर बाजार दिल्ली स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण लेती है, तो इसे भी सुपर बाजार के तुलन पत्र में देनदारी के रूप में दर्शाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि यदि सुपर बाजार अगर किसी बैंक से लोन लेती है तो लायबिलिटी साइड में लोन के रूप में दिखाया जाएगा उसको, लोन को। ठीक है, देयताओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है, दीर्घकालिक देयताएं और अल्पकालिक देयताएं। बच्चों, दीर्घकालिक देयताएं वो होती है जिनकी अवधि 1 या 1 से अधिक साल होती है। ठीक है ना, जैसे, और जो अल्पकालिक देयताएं हैं उनका मतलब ये है कि जिनका भुगतान आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं हम। दीर्घकालिक देयताएं, ये वे देयताएं हैं जिनका भुगतान सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के पश्चात किया जाता है। उदाहरण के लिए एक वित्तीय संस्था से दीर्घकालिक ऋण या किसी कंपनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्र, बॉन्ड। ठीक है, सपोज आपने किसी से लोन लिया और आपका ये एग्रीमेंट हुआ है कि हम जो रिपेमेंट करेंगे इसका वो 1 साल बाद करेंगे, 1 साल बाद या 2 साल बाद करेंगे, तो उसका मतलब हुआ कि आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है। ठीक है, आप लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म लोन के रूप में दिखाएंगे इसको। ठीक, अल्पकालिक देयताएं कौन सी हो गई? देखिए, ये वे देयताएं हैं जिसका भुगतान 1 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना है, मतलब जिसका पेमेंट आप 1 साल के अंदर ही अंदर कर देंगे। उदाहरण के लिए देनदार, देय बिल हो गए। देय बिल अभी आपने प्राप्य बिल पढ़ा था, इसका ही विपरीत है देय बिल। देय बिल का मतलब अगर आपने किसी से उधार माल खरीदा है तो वो आपके ऊपर बिल लिखेगा। ठीक है ना, और तो वो क्या हो गया? देय बिल हो गया। उसके लिए प्राप्य बिल हो गया, बट आपके लिए देय बिल हो गया वो। ठीक है, बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष कहते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट, इंग्लिश में बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अगर आपको अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा की अमाउंट चाहिए बैंक से, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाती है। ठीक है, पूंजी देखिए, कैपिटल। कैपिटल क्या है? स्वामी द्वारा व्यवसाय में उदाहरण के लिए उपयोग के लिए किया जाने वाला निवेश पूंजी कहलाता है। आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितना धन बिजनेस में लगाते हैं वह कैपिटल कहलाता है। ठीक है, पूंजी कहलाता है वो, पूंजी। ठीक, इंग्लिश में उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक, व्यावसायिक इकाई के लिए इसे स्वामी रोकड़ अथवा परिसंपत्ति के रूप में लाता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है, इसलिए इसे तुलन पत्र के देयता की ओर पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये जो है पूंजी व्यवसाय के जो तुलन पत्र बनेगा, जैसे कि बैलेंस शीट जो बनेगी, उसके लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। क्योंकि अब आप कहेंगे ये तो रोकड़ है, ये तो एसेट साइड में आनी चाहिए थी। बच्चों, ये रोकड़ नहीं है। ये व्यापारी ने भले ही रोकड़ दी अपनी तरफ से, पर व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापारी ने व्यापार को धन दिया है, मतलब व्यापार में धन लगाया है, तो व्यापार के लिए तो ये लायबिलिटी बन गई ना। ठीक है, और खाते जो हैं वो व्यापारी के हिसाब से नहीं बनाए जाते, व्यापार के हिसाब से बनाए जाते हैं, मतलब व्यापार के ट्रांजैक्शन के हिसाब से बनाए जाते हैं, व्यापारी के हिसाब से नहीं। तो इसलिए व्यापारी ने तो धन लगा दिया व्यापार में, तो व्यापार के लिए वो क्या चीज़ बन गई? वो बन गई आपकी लायबिलिटी। ठीक है, इसीलिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल को दिखाया जाता है। अब पढ़िए विक्रय। विक्रय वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री या उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुल आगम है।
विक्रय नकद भी हो सकता है और उधार भी। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, किसी भी चीज़ को बेचना, ठीक है। और उधार भी बेचा जा सकता है और नकद भी बेचा जा सकता है, ठीक। आगम क्या है, इनकम बताया था मैंने। यह वह धनराशि है जो व्यवसाय वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित करता है। यदि कोई कंपनी आपको सर्विस दे रही है या कोई कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट बेच रही है, उससे जो धन कमा रही है वही उस कंपनी की इनकम है। इसे विक्रय आमदनी भी कहा जाता है। आमदनी को अन्य दूसरी मदें जो अधिकांश व्यवसायों में समान रूप से प्रयुक्त होती हैं, यह है कमीशन, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, किराया प्राप्त आदि। आमदनी को आय भी कहते हैं। कमीशन भी मिलता है कंपनीज को, ठीक है। कहीं से ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा अगर कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा। लाभांश कहते हैं डिविडेंड, जैसे कि आप लोगों को डिविडेंड वगैरह मिलता है ना। सपोज अगर कंपनी ने भी कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या होगा, उसको भी डिविडेंड मिलेगा। रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी होता है कि किसी की कोई चीज़ यूज़ करना, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो वो वहाँ पर भी उससे भी इनकम होती है। किराया प्राप्त करना, कोई बिल्डिंग दे रखी है रेंट पर, ठीक है, किराए पर दे रखी है तो उससे प्राप्त किराया। आमदनी को आय भी कहते हैं, ठीक है। व्यय क्या होते हैं, खर्चे होते हैं आपके। ये व्यवसाय में आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत है। साधारणतः व्यय का मापन एक लेखांकन अवधि के दौरान उपयोग की गई परिसंपत्तियों या उपयोग की गई सेवाओं के रूप में किया जाता है। व्यय की अधिकांश मदें क्या हैं, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास कहते हैं डेप्रिसिएशन, इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, जब आप किसी मशीन को खरीदेंगे तो मशीन धीरे 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 घिसने भी लगेगी, ठीक है ना। उसकी वैल्यू में कमी आने लगेगी, उसके मूल्य में कमी आने लगेगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन मशीन पर एक निश्चित रेट से लगाया जाता है और जितना डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकलती है, मतलब ह्रास की अमाउंट निकलती है, उसको हम खर्चा मान लेते हैं, ठीक है। ह्रास क्या है, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि धीरे धीरे मशीन की वैल्यू में कमी आती जाती है जैसे जैसे आप उसे यूज़ करते जाते हैं। तो प्रति वर्ष मशीन के मूल्य पर एक निश्चित दर से ह्रास निकाला जाता है, मतलब कि कमी, ह्रास बोलते कमी, जितनी कमी निकाली जाती है, ह्रास निकाला जाता है, उसको एक खर्चा मान लिया जाता है अपने लिए, ठीक है। किराया क्या है, किराया किसी की अगर हमने बिल्डिंग ले रखी है बिजनेस के लिए या ज़मीन ले रखी है सपोज़, या हमने कोई भी संपत्ति ले रखी है यूज़ करने के लिए, तो उसको ही किराया बोला जाता है। देखो ऊपर वाली लाइन में यही लिखा है ना कि लेखांकन अवधि के दौरान उपयोग की गई परिसंपत्तियों या उपयोग की गई सेवाओं। तो हमने अगर किसी की सर्विस उपयोग की है या किसी की संपत्ति उपयोग की है, उसका खर्चा, ठीक है। वेतन, किसी की सैलरी देनी है, एम्प्लॉय वगैरह की सैलरी देते हैं, ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है हमें, ठीक है। बिजली ब्याज कैसा है, जैसे कि अगर हमने लोन ले रखा है तो हमें इंटरेस्ट भी तो देना होता है ना लोन पर। बिजली, पानी, दूरभाष कहते हैं कम्युनिकेशन, टेलीफोन बिल इत्यादि की लागत। पूंजी व्यय क्या होते हैं, देखो ध्यान से पढ़ना इसको ज़रा। पूंजी व्यय क्या है, यह किसी लाभ, सेवा अथवा संपत्ति को प्राप्त करने पर राशि व्यय करना अथवा देनदारी उत्पन्न करना है, ठीक है। व्यय के उदाहरण हैं किराए का भुगतान, वेतन, माल का क्रय, मशीन का क्रय, फर्नीचर का क्रय आदि। यदि व्यय का लाभ 1 वर्ष के भीतर ही प्राप्त हो जाता है तो इसे व्यय कहेंगे। कौन सा व्यय, आगम व्यय कहते हैं। आगम व्यय कौन से होते हैं, इंग्लिश में बताऊं तो मैं आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो बार बार होते हैं साल में। जैसे कि हमारा खर्चा हो गया ये किराया, ठीक है ना। और किराया का लाभ हमें कब मिलता है, 1 साल के भीतर भीतर मिलता है ना। और ये चीज़ समझ में कि 1 साल के अंदर ही अंदर हम उसका लाभ ले पाते हैं कि बिल्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं तब हम किराया दे रहे हैं। दूसरी ओर यदि खर्चे का लाभ 1 साल से ज़्यादा मिलता है तो इसे संपत्ति माना जाएगा। इसे पूंजीगत व्यय भी कहते हैं। जैसे कि मशीन, फर्नीचर आदि का क्रय। मशीन जब आप खरीदते हैं तो एक ही बार पेमेंट करते हैं, आई चीज़ समझ में। जबकि आप किसी बिल्डिंग को रेंट पर लेते हैं तो महीने दर महीने आप रेंट देते हैं। आ गई बात समझ में, क्योंकि मशीन जो है, मशीन आपको साल दर साल आपको मुनाफा कमाने में
मदद करेगी, तो ये आपका पूंजीगत व्यय हो गया। ठीक है, आपको लाभ कमाने में मदद करेगी। लाभ देखिए, लाभ एक लेखांकन वर्ष में व्यय पर आमदनी का आधिक्य है। इससे स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है। ये कैपिटल में जुड़ जाता है बच्चों। जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एक्सपेंसेस कम होंगे और रेवेन्यू ज़्यादा होगी, मतलब कि आपके जो आमदनी है वो ज़्यादा होगी और खर्चे कम होंगे, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। उस लाभ को कैपिटल में जोड़ा जाता है। अभिवृद्धि, व्यवसाय में प्रासंगिक घटनाओं अथवा लेन देनों से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहते हैं। इसके उदाहरण हैं स्थायी संपत्ति का विक्रय, न्यायालय में किसी मुकदमे को जीतना, किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि। इसका मतलब ये है अभिवृद्धि ना बच्चों, साल दर साल, मतलब साल में बार बार नहीं होती। जैसे कि अभी आपको बताया, सपोज़ आप किसी एसेट को बेचेंगे, किसी फिक्स्ड एसेट्स को आपने बेचा, किसी मशीन को बेचा, तो वो मशीन आप कोई बार बार थोड़ी ना बेचते हैं। वो चीज़ ऐसी हो गई, साल में कभी एक आध बार कभी बेच दिया आपने। आप कोई बार बार बेचने के लिए थोड़ी ना मशीन खरीद रहे हो, आप अपना बिजनेस चलाने के लिए मशीन बेच रहे हो। बिजनेस चलाने के लिए आप मशीन खरीदते हो। ठीक है, मशीन को खरीदते हो, फिर आप उसे कुछ साल बाद बेच देते हो, तो उस पर अगर आपको कोई लाभ होता है उसे अभिवृद्धि कहेंगे। या किसी कोई मुकदमा चल रहा है, तो ये मुकदमा भी कोई आपका बार बार होने वाली चीज़ तो है नहीं। ठीक है, मुकदमे को जीतना, अगर मुकदमे को जीतने से आपको कोई लाभ होता है, कोई आमदनी होती है, तो वो भी अभिवृद्धि की ही श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, हानि पढ़िए, किसी अवधि की से की संबंधित आगम से व्यय आधिक्य को हानि कहते हैं। अर्थात अगर आपके आगम ज़्यादा होंगे और आगम कम होंगे और व्यय ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, हानि होगी। इससे स्वामी की पूंजी घटती है। अगर व्यापारी ने अपने बिजनेस में पूंजी लगाई है और सपोज उसे नुकसान हो गया, तो क्या हुआ, वो पूंजी कम ही तो हो गई ना। यह मुद्रा अथवा मुद्रा सममूल्य में हुई हानि की पुनः वसूली न होने की ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए चोरी अथवा दुर्घटना आदि से रोकड़ अथवा माल का नष्ट होना। अगर चोरी हो गई है या कोई दुर्घटना हो गई है, सपोज आग लग गई बिजनेस में, ठीक है, तो इससे रोकड़ या माल का नष्ट होना वो भी हानि है। इससे स्थायी परिसंपत्ति के विक्रय पर होना, इसमें जो है आपके जो फिक्स्ड एसेट्स बेचते हो और उससे अगर कोई हानि होती है उसे बेचने पर, तो वो भी इसमें ही सम्मिलित होगी। ठीक, जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा कि अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा है और वो लाभ हुआ उस पर बेचने से, तो क्या हुआ, वो अभिवृद्धि में आएगा। अगर सपोज हानि हुई तो किस में आएगा, वो हानि में सम्मिलित होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं बट्टा। बट्टा कहते हैं इंग्लिश में डिस्काउंट। बट्टा विक्रय की गई वस्तुओं के मूल्य में कटौती को कहते हैं। ये दो प्रकार से की जाती है। एक ढंग है वस्तुओं के विक्रय पर सूची मूल्य पर तय प्रतिशत से कटौती, मतलब आपने लिस्ट प्राइस निकाल दिया कि 500 रुपये और उस पर 10% की आपने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये तय प्रतिशत से कटौती हो गई। ऐसी छूट को व्यापारिक छूट कहेंगे, उसे कहेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक, ये साधारणतः विनिर्माताओं पर थोक व्यापारियों को एवं थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर विक्रेताओं को दी जाती है। ये जो होता है ना, मैन्युफैक्चरर लोग किसको देते हैं, इन्होंने क्या लिखा, विनिर्माताओं द्वारा थोक व्यापारियों को। मैन्युफैक्चरर किसको माल बेचते हैं, थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी किसको देते हैं, फुटकर व्यापारी को। तो ये ट्रेड डिस्काउंट जो है मोस्टली उन लोगों को दिया जाता है। नॉर्मली इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर कि मैन्युफैक्चरर द्वारा थोक व्यापारियों को दिया जाता है और थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर व्यापारियों को दिया जाता है ऐसा डिस्काउंट। वस्तुओं के उधार विक्रय पर देनदार यदि भुगतान तिथि अथवा उससे पहले देय राशि का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें देय राशि पर कुछ छूट दी जा सकती है। ये कटौती देय राशि पर भुगतान कटौती के समय दी जाती है। इसे नकद कटौती कहते हैं। सपोज आपने कोई माल खरीदा 50,000 रुपये का और 1 जनवरी को ख़रीदा आपने, और आप जिससे आपने ख़रीदा है, सेलर ने आपके सामने कंडीशन रखी कि अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर पैसे दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। और आपने पेमेंट कर भी दिया, 31 जनवरी से पहले ही पेमेंट कर दिया, तो आपको जो 5% की छूट मिली है वो नकद छूट कहलाएगी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और
ये कैश डिस्काउंट में मतलब समझ में आया आपका। ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यापारिक बट्टा जिसे बोलते हैं, वो क्या हो गया, वो आपका सूची जो प्राइस है आपका उस पर ही 10% की छूट, जैसे कि आपको ये दिखा दिया, ये है ना सूची मूल्य पर तय प्रतिशत से कटौती, और इसी को व्यापारिक कटौती कहेंगे। पर अगर आप भुगतान जल्दी कर रहे हैं तो इसके लिए जो आपको छूट दी जा रही है उसे नकद कटौती कहते हैं। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ, ये कटौती देय राशि पर भुगतान कटौती के समय दी जाती है। ठीक है, जब भुगतान करते हैं ना और हम अगर जल्दी ड्यू डेट से पहले ही कर देते हैं तो हमें छूट मिल जाती है। नकद कटौती एक ऐसा प्रोत्साहन है जो देनदारों को तुरंत भुगतान के लिए प्रेरित करता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई डिस्काउंट दे कि हाँ चलो इतने का डिस्काउंट दे दिया, आप 50,000 रुपये नहीं इतने रुपये कम दे देना पैसे, सपोज़ आपको 45,000 रुपये बोल दिए मैंने कि 45,000 रुपये दे देना, पर आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही पेमेंट करना होगा। तो क्या होगा, अगर आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट लेना होगा तो आप क्या करेंगे, 1 महीने के अंदर ही पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इससे प्रोत्साहन मिलता है। प्रमाणक देखिए, किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम नकद माल खरीदते हैं तो हमें कैश मेमो मिलता है, यदि हम इसे उधार खरीदते हैं तो हमें बीजक मिलता है, जब हम भुगतान करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है। ये प्रमाणक कह रहा है रसीद को, जो रसीद मिलती है ना आपकी, ठीक है, जो रसीद मिलेगी आपको कभी भी कैश का भुगतान करते समय या माल उधार खरीदते समय, ये वही प्रमाणक है। प्रमाणक मतलब एविडेंस एक तरह से कि हाँ देखो हमने माल खरीदा है या अभी हमें पेमेंट करना है या हमने पेमेंट कर दिया, इस तरह से। माल ये वह उत्पाद जिससे व्यापारी कारोबार करता है, माल कहलाता है। ये तो बच्चों आपको भी पता होगा कि बिजनेस किसी ना किसी चीज़ से तो चलता है ना, माल, ठीक है ना। अर्थात जिनका वह क्रय अथवा विक्रय करता है अथवा उत्पादन एवं विक्रय कर रहा है, जिन वस्तुओं को व्यवसाय में उपयोग के लिए खरीदा जाता है उन्हें माल नहीं कहते हैं। उदाहरण के लिए फर्नीचर विक्रेता यदि मेज एवं कुर्सियाँ खरीदता है तो यह माल है, लेकिन दूसरों के लिए ये फर्नीचर परिसंपत्ति माना जाता है। सपोज़ कीजिए कि आपका बिजनेस है कुर्सियों का, तो आप अगर कुर्सियाँ खरीदते हैं तो वह आपके लिए माल हो गया, ठीक। और यदि आप कोई और बिजनेस करते हैं, सपोज़ आपने किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, मैंने मोमबत्ती का उदाहरण लिया था, जैसे कि सपोज़ आपका मोमबत्ती का बिजनेस है, तो आप अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो आपके लिए फिर वो फिक्स्ड एसेट्स बन जाएगा। आई चीज़ समझ में। अगर आप जिस चीज़ में बिजनेस करते हैं और आप वही चीज़ खरीद रहे हैं तो वह माल कहलाता है, अन्यथा वह नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से स्टेशनरी का कारोबार करने वाले के लिए स्टेशनरी माल है, जबकि दूसरों के लिए ये व्यय की एक मद है, ठीक है। सपोज़ आप स्टेशनरी का व्यापार करते हैं और आपने स्टेशनरी खरीदी है तो ये आपके लिए माल हो गया, जबकि अगर कोई और बिजनेस चलाता है कोई और वो स्टेशनरी खरीदता है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए वो एक्सपेंस हो गया, ठीक है। क्रय देखिए, क्रय एक व्यवसाय द्वारा नकद या उधार प्राप्त वस्तुओं का कुल मूल्य है जिन्हें विक्रय करने के लिए प्राप्त किया गया है। कच्चा माल भी तो खरीदते हैं ना, जो कच्चा माल खरीदा जाता है उसी को ही क्रय कहते हैं, मतलब आप जिसको विक्रय करने के लिए खरीद रहे हैं वही क्रय है। यह एक व्यापारिक इकाई में माल को क्रय उसी रूप में या विनिर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद विक्रय के लिए किया जाता है, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि एक व्यापारिक इकाई में माल का क्रय जो होता है, या तो वो उसी रूप में, सपोज़ कि आपने या तो आपका बिजनेस ऐसा है कि आप मोमबत्तियाँ खरीद ही लेते हो और उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बेचते हो। सपोज़ आप थोक विक्रेता हो, आपने थोक में मोमबत्तियाँ खरीद ली और फिर आप फुटकर विक्रेता को दे रहे हो, तो आप या तो उसी रूप में, ये जो बोला है ना उसी रूप में, ये वही है कि आपने तैयार मोमबत्तियाँ खरीद ली और आप ऐसे ही बेच रहे हो। और एक तरीका ये हो गया कि आपका ही मोमबत्ती का बिजनेस है और आप मैन्युफैक्चरर हो, आप माल आपके लिए क्या हो गया, मोम, आप मोम से बनाते हो और फिर उसका विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग करके आप उसे बेचते हो, ठीक है। एक उत्पादन इकाई में कच्चा माल क्रय किया जाता है, फिर उसे तैयार माल में परिवर्तित करके बेचा जाता है। क्रय नकद भी हो सकता है और उधार भी। चलिए अब आहरण देखते हैं। आहरण बोलते हैं ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स बच्चों होती हैं यदि व्यापारी अपने व्यापार से कुछ रुपए अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं, ठीक। देखिए
व्यवसाय में स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई नकद धनराशि या वस्तुएं आहरण हैं। आहरण स्वामी के विनियोग को घटाता है, मतलब कि जो कैपिटल लगी हुई है उसको घटाता है ये ड्राइंग्स जो है। जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई बिजनेस में रुपए लगा रखे हैं और आप उसमें से ही रुपए निकालें अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैपिटल तो घटेगी ही ना। ठीक, चलिए स्टॉक पढ़ते हैं। किसी भी व्यवसाय में जो वस्तुएं अतिरिक्त पुर्जे या अन्य मदे हाथ में होती हैं, ये उनका मापन रहतिया कहलाता है। इसे हस्तस्य रहतिया भी बोलते हैं। ये एक व्यापारिक इकाई में स्टॉक से अभिप्राय उस माल से है जो लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिना बिका रह गया है। आप किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में लास्ट में, मतलब 31 मार्च को जो भी स्टॉक रह गया है बिना बिका हुआ, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। इसे अंतिम स्टॉक या अंतिम स्कंध भी कहते हैं। एक उत्पादन कंपनी के अंतिम स्टॉक में अंतिम दिन का कच्चा माल, अर्धनिर्मित मतलब जैसे कि आपने मोमबत्तियां बनाने का बिजनेस ले रखा है, तो मोम अगर ले रखा है बिल्कुल ऐसे ही रखा है जैसे आपने लिया है, वो हो गया आपका कच्चा माल। अर्धनिर्मित मतलब आपने उसे थोड़ा सा प्रोसेस कर लिया है। अर्धनिर्मित, निर्मित मतलब कि मोमबत्तियाँ कुछ बनी हुई रखी हुई हैं जो अभी नहीं बिक पाई हैं। ठीक है, निर्मित स्टॉक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक स्टॉक किसी लेखांकन वर्ष की प्रारंभिक स्टॉक राशि है। सपोज 31 मार्च को जो माल बचा वही 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा, आपका प्रारंभिक स्टॉक बन जाएगा। ठीक, देनदारी में देखिए, देनदार प्राप्य खाते वे व्यक्ति या इकाइयां हैं जिनसे व्यावसायिक संस्था को उससे वस्तुएं या सेवाएं उधार प्राप्त करने के बदले कुछ धनराशि लेनी है। अर्थात यदि आप किसी व्यक्ति को वस्तुएं या कोई सेवा दोगे और उसके बदले में आपको जो धन चाहिए, तो अगर उस व्यक्ति ने आपसे उधार माल या उधार कोई सेवा ली है तो वे आपका कौन हो गया, देनदार। ठीक है, इन व्यक्तियों या इकाइयों द्वारा कुल प्राप्य राशि को अंतिम दिन तुलन पत्र में विविध देनदारों के रूप में परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। यदि 31 मार्च तक आपके कुछ उधारी बची है, अर्थात आपने किसी को उधार माल बेच रखा है और उसने अभी पेमेंट नहीं किया है 31 मार्च तक, तो आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में देनदार के रूप में उसको दिखाना है। ठीक है, लेनदार को देखिए, लेनदार वे व्यक्ति एवं या इकाइयां हैं जिनका किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा उससे उधार वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करने के बदले भुगतान करना है। यदि आपने किसी कंपनी से या किसी भी संस्था से कोई माल उधार खरीदा है या कोई सेवा ली है उधार में, तो आपको भुगतान करना है, तो वे आपके कौन हो गए, लेनदार। इन व्यक्तियों या इकाइयों को दे कुल धनराशि को अंतिम दिन स्थिति विवरण में विविध लेनदारों के रूप में देयता पक्ष में दर्शाया जाता है। आप जो लास्ट 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें लायबिलिटी साइड में लेनदारों को दिखाया जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक परिभाषा समझ में आ गई है। यदि अगर आपको कुछ भी किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अब इसको देखिए, स्वयं जांचिए। चलो इसको आप मुझे करके दिखाना। इस वीडियो में आपके लिए ये होमवर्क है और आप मुझे करके दिखाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।